आज पूरी कौम के सामने न्याजी के मोतमिद खास, उनके कार खास जो तमाम मामलात उनके बिहाफ पे देखते थे, आज उन्होंने इमरान न्याजी को मुजरिम करार दिया है। वो झूठा बयानिया था, उसको घड़ा गया था। साइफर का लहराना, साइफर का अपने कब्जे में रखना, साइफर को गुमा देना, ये पाकिस्तान की ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी और बिल्कुल गैर कानूनी था। अब कानून की गिरफ्त में ये आ चुके हैं, इनका बचना मुश्किल है। आज जो स्टेटमेंट आई है ये नाकाबिले तरदीद एक सबूत है, शवाहिद हैं, जिसकी बुनियाद पे इमरान न्याजी को सजा होगी। सजा से बच नहीं सकेंगे, ये मजाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे अता तारड़ साहब को, वो प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे जो आज की डेवलपमेंट है सबसे बड़ी। और वो डेवलपमेंट यही है कि साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब के हवाले से ख़बर सामने आई है कि उन्होंने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया और उसमें उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं साइफ़र के हवाले से। और उसका ख़ुलासा ये है कि ने सोची समझी साजिश की थी और मुनज़्ज़म तरीके से सियासी मकासद के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया। और जितनी भी बातें थीं वो उसके अंदर आप सारा दिन मीडिया में सुनते ही रहें। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं पिछले दौरे हुकूमत में, उनका कुछ मामला इस तरह से था कि कुछ अरसे से उनका पता ही नहीं चल रहा था कि वो हैं किधर। और उनके जो घर वाले हैं, उनके भतीजे हैं, उनकी मुद्दत में एक FIR भी दर्ज हुई। सईद खान उनके भतीजे का नाम है। और जब वो एप्लीकेशन लेकर गए थे इस्लामाबाद पुलिस के पास, तो इस्लामाबाद पुलिस का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा कि सीनियर अफसर आज़म खान गुमशुदगी का मामला, ये ट्वीट है, इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस आज़म खान की गुमशुदगी के हवाले से कानूनी कार्रवाई अमल में लाएगी। दरख्वास्त दहिंदा मुतलका थाने से रब्ता करे ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। आज़म खान के हवाले से किसी के पास कोई भी इतला हो तो पुकार 15 पर इतला दें। ये इस्लामाबाद पुलिस ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया है। और उसके बाद फिर एक FIR भी दर्ज हुई। उसके बाद ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गया है। लेकिन आज जब राना सनाउल्लाह साहब ने गुफ्तगू की है आज़म खान साहब के हवाले से, तो उन्होंने क्या कहा ये भी सुनें। कहा है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पे था। ये मंजर आम पे आना जो है वो उनका अपना फैसला है। अब भी अगर उन्होंने मंजर आम पे आना है तो अपनी मर्जी से आना है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो अपने घर में मौजूद हैं और कल से मौजूद हैं। तो वफाकी वज़ीर दाखिला ये कह रहे हैं कि सब अरसे में जबकि FIR का इंदराज हुआ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये प्रोसीडिंग्स की, आज़म खान साहब जो हैं वो अपने दोस्त के घर पे थे। अच्छा, उसके बाद मज़ीद राना सनाउल्लाह साहब ने इस केस के हवाले से साइफ़र की गुमशुदगी, जो अता तारड़ भी कह रहे थे कि उसको घुमा देना, वही बात राना सनाउल्लाह ने भी की है। क्या क्या उन्होंने सुन। साइफर की बुनियाद पे एक ढोंग रचाया, एक ऐसा जुर्म किया जिसकी सज़ा जो है इसे हर कीमत पे मिलनी चाहिए। पाकिस्तान के मफादात के साथ खेलने वाले खिलाड़ियों ने अब खुद ही जो है वो एतराफ़ जुर्म जो है वो कर लिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं इस जुर्म में वो पूरी तरह से जो है वो शरीक है। आज़म खान ने अपने बयान में ये भी बताया है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट था वो उन्होंने साइफर जो है वो इमरान खान को दे दिया। उन्होंने मांगा उनसे, वो तो मुझसे गुम हो गया, जो कि साफ ज़ाहिर है कि वो गुम नहीं हुआ बल्कि वो इमरान खान के पास है। इनको इस मुकदमे में, इस जुर्म में गिरफ्तार करके उनसे जो है ये बरामद नहीं किया जाता। तो आज राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि साइफ़र जो है वो साबिक वज़ीर आज़म के पास है, जो कि उन्हीं के पास है और ये उनसे बरामद भी होना चाहिए और ये एक जुर्म भी है। और इसी के ऊपर बात करते हुए अताउल्लाह तारड़ ने कहा था कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जी भी है। लेकिन कुछ अर्सा पहले राना सनाउल्लाह साहब का ये एक स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल कॉपी साइफ़र की वजारत ख़ारजा के पास है और उसकी एक कॉपी भेजी गई थी उस वक्त के वज़ीर आज़म को, जो कि वज़ीर आज़म हाउस में थी, लेकिन ओरिजिनल जो है वो वजारत ख़ारजा के पास है। सितंबर 2022 का फवाद चौधरी का जो शॉट है, बकौल इनके साइफ़र की जो ओरिजिनल कॉपी है वो वाया स्पीकर कौमी असम्बली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दी गई थी और बकौल इनके वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में। अगर कोई मंगवाना चाहता है मंगवा ले। अब ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है सितंबर 2022 का। और इसमें जो राना सनाउल्लाह कह रहे थे
उसके मुताबिक वजारत खारजा के पास ओरिजिनल है, जो एक स्टेटमेंट उनका आपको सुना है। और जो फवाद चौधरी कह रहे हैं इनके मुताबिक वाया स्पीकर नेशनल असम्बली ओरिजिनल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में है। लेकिन अभी राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि वो जो ओरिजिनल है वो के पास है, और जो स्टेटमेंट आया है आज़म खान साहब का उसके हवाले से भी इसी तरह रेफ़र किया जा रहा है। बहरहाल हकीकत क्या है ये आने वाले दिनों में होपफुली आश्कार होगा, और इसके हवाले से अब आगाज़ करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ। जहांगीर जदून साहब साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शोएब शाहीन साहब कोर मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर तज्जिया निगार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमें ज्वाइन करने के लिए। जहांगीर जदून साहब, साबिक क्यों हो गए आप? क्या हुआ, रिज़ाइन क्यों कर दिया आपने? मैंने रिजाइन कर दिया कोई पर्सनल रीजन की वजह से। मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा था, मैंने कहा फिर ज़्यादा देर गुजर गई तो मसला ना बन जाए। अच्छा, कोई मसले बन रहे थे? नहीं मसले तो नहीं, मतलब मैंने दे दिया रिजाइन के पर्सनल रीज़न है कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और ज़रा मीडिया पे भी खुल के बात करना चाहता हूँ, क्योंकि लॉ ऑफिसर हूँ तो फिर शोएब शाहीन साहब भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन फील करता था उस वक्त। अच्छा, तो इसका मतलब है आज आप फिर खुल के गुफ्तगू करने जा रहे हैं? बिल्कुल खुल के गुफ्तगू करें। कहीं पीटीआई के वकील तो नहीं बनने जा रहे आप? नहीं पीटीआई के वकील नहीं, अल्लाह उनके पास बड़े वकील हैं, अल्लाह उनको और तरक्की दे। शोएब शाहीन साहब माशाल्लाह देखें ना, 9 मई के बाद कोर कमेटी में आ गए हैं। हम तो 30 साल के अंदर पार्टी में, हमें कोर कमेटी में अभी तक उन्होंने नहीं लिया। किस पार्टी में? न्यू लीग में। अच्छा ये भी इंकशाफ मुझ पे आज हुआ है। अच्छा, बहरहाल नहीं, आप सच बोलना, सच छुपानी नहीं चाहिए ना बात, सच। नहीं बिल्कुल अच्छी बात है आप। अच्छा, क्या कहिएगा, ये आज की जो स्टोरी है, जो कि आज की सबसे बड़ी स्टोरी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही कोट होती रही है, क्या कहिएगा? खुल के बात करें फिर आज। अब देखें, इस स्टोरी के 3 पहलू हैं मेरे नज़र में। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है, और एक इसका पॉलिटिकल पहलू है, और इसका लीगल पहलू। अगर आप पॉलिटिकली पहलू पे करें तो जो उन्होंने बयानिया डेवलप किया साइफर को लेके, जी एक बैरूनी साजिश है, वो बयानिया तो उन्होंने खुद ही अपना जो है वो ख़त्म कर दिया था। फिर उन्होंने एक अमेरिका के अंदर एक लॉबिस्ट फॉर्म हायर की कि जी आप हमारे लॉबीज करें। फिर ये फवाद चौधरी का आपने बयान सुनाया, ये जो है इनकी मिसेज हो रही जाके अमेरिकन एम्बेसडर को मिलते रहे हैं। तो एक तरह के उन्होंने जो बयानिया बनाने की कोशिश की थी ऑन द बेसिस ऑफ साइफर, वो तो वक्त के साथ साथ मेरे ख्याल में वो खुद ही ख़त्म हो गया, या उन्होंने खुद ही, उस पार्टी ने उसको ख़त्म कर दिया कि ये एक्चुअल बात नहीं थी। फिर उन्होंने कहा जी नहीं, वहाँ से नहीं, अंदर से साजिश हुई थी। फिर मतलब काफ़ी उन्होंने कहा जी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो भी है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। अब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है कि जब साइफर एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, तमाम जितने भी ऑफिशियल फंक्शन है और इवन प्राइवेट जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, उसका जो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूल ऑफ बिजनेस के अंदर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की होती है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है, अगर अभी आगे कहता है कि जी साइफर में कोई डिफ़िकल्टीज थी या ये मसला था, तो उसने उस वक्त एक नोट लिख के प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं भेजा कि जी आप ये उससे गुम हो गया है, या कापी आई है, या इसके अंदर ये इशू है। लेकिन आप, मैं अगर उसके लीगल पहलू पे आप पे आता हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर कोई ऑफेंस बनता है, या उन्होंने कोई ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया है, या ब्रीच ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स किया है, ये रिकॉर्ड की बात है। एविडेंस जो बंदा क्लेम करेगा उसको एविडेंस लानी पड़ेगी, और एविडेंस के बेस पे अगर ये बनता है कि उन्होंने कोई ऐसा ब्रीच किया है, जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी क्लासिफिकेशन थी अंडर वो ओथ थे, वो नहीं डिस्क्लोज करनी चाहिए थी, उन्होंने अपने एक बयानिया, पॉलिटिकल बयानिया बनाने के लिए कोई डिस्क्लोज किया है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो आजम खान पे होगी। दूसरी जिम्मेदारी आपको पता है, सबको पता है कि फॉरेन मिनिस्ट्री कौन कंट्रोल करता है। वो लोग पीछे जो बैठे हुए थे, क्या उन्होंने उस वक्त कोई आवाज़ उठाई? वो आप देखें ना, एक बंदा इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। अगर कोई केस बनता है, अगर ये जेन्युइनली कोई एविडेंस कलेक्ट करके लाते हैं जी कि क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, वो लीक हुआ है, और इसके से अब नेशनल इंटरेस्ट जो है, वैसे लीक हुआ कहाँ पे है? लीक हुआ कहाँ पे? नहीं, ये देखो, मैं नहीं कह रहा ना, मैं तो कहता हूँ जो क्लेम कर रहे हैं दे हैव टू ब्रिंग द एविडेंस, सब्सटेंशियल एविडेंस लाएंगे ना। देखो क्रिमिनल ऑफेंस, अगर आप किसी क्योंकि को अभी तक मैं मतलब कि अभी तक जो मीडिया की सूरत हाल है, आज तक कभी साइफर सामने तो आया नहीं, पसे पर्दा है, उसके हवाले से गुफ्तगू जरूर हुई है। और आपको याद है कि वो जो कुछ पर्चे लहराए थे यूं करके साइफर सिंबॉलिकली, वो बाद में उन्होंने कहा कि ये सिंबॉलिकली था, वो पीटीआई बाद में उससे भी मुकर गया, और उन्होंने कहा कि वो असल साइफर था ही नहीं, और असल साइफर आज तक कभी मीडिया के सामने आया नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है पहले नंबर पे
कि साइफर के बारे में गुफ्तगू करना क्या उसको लीक करने के मुतरादिफ है? डज इट मेक द सेम? ये देखें ना जी जी, ये देखें, ये ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जो एविडेंस में आएंगी। अगर कोई ऑफेंस बनता है तो ये आगे नहीं कि उन्होंने कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की है, किसके सामने की है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है नेशनल सिक्योरिटी पे। आया कोई जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनसे ख़राब हुए हैं, या किसी मुल्क ने आपको दोबारा उसमें ये कहा है कि मैं बदनाम किया गया इससे। ये जो इशू है ये देखें एविडेंस में आएंगे। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर साइफर का अभी यही नहीं पता चला कि जो आजम, मैं अब लीगल इसके थोड़े से पहलू जो है आपको बताना चाहता हूँ। अगर आज मुझे तो नहीं पता चला, शायद आपको पता हो कि आजम खान जो है ये क्या अप्रूवर बन गया है, क्या ये क्यों एक्यूज्ड है किसी ऐसे ऑफेंस में, क्या ये विटनेस के तौर पे आया है। अगर ये तीनों चीज़ें किसी को पता हो तो फिर उससे आगे जो है हम उस पर आगे लीगल डिबेट कर सकते हैं कि आया कोई एक्यूज्ड बन के इसने। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि ये जो सुबह से पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बात हो रही है कि 164 का बयान आजम खान ने दे दिया है, मुझे ये बताइएगा आपके इल्म के मुताबिक, आपकी मालूमात के मुताबिक जदून साहब ये बताइएगा कि 164 का बयान किसी केस, कोई केस रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर दिया जाता है ना, तो कोई केस रजिस्टर्ड है साइफर के हवाले से? ये मैं कह रहा हूँ ना, अभी तो आप थोड़ी सी मेरी बात सुन लेंगे, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। ना मिला तो आई विल आंसर यू। आप थोड़ा सा मौका देंगे। अब अभी तक यही नहीं पता, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने उसने कहा जी जो ऑडियो आई है उस पर उसने स्टे खत्म किया है। अब ये ऑडियो का अलग एक इशू है जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी PLD 2019 में जो मिर्जा इश्तियाक में जजमेंट दे चुकी है कि ऑडियो को आपने इस तरह कोर्ट के अंदर साबित करना है। लेट्स से हाई कोर्ट ने स्टे उठा दिया है। अब हमें ये भी नहीं पता है कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में केस कन्वर्ट ही नहीं हुआ, तो ये किस स्टेज पे आके आजम खान ने बयान दे दिया। अब मिसाल के तौर पर उसने बयान दे दिया है, उसके बयान के अगर सारे सर्कमस्टांसेस देखें तो इन्होंने एक अच्छा केस अगर बनता भी था तो उसको खराब कर दिया। किन्होंने खराब कर दिया? हुकूमत वक्त ने नहीं, जिसने उसने 164 की स्टेटमेंट करवाई है। आप पहले तो देखें ना, किसने करवाई है? एक मिसिंग हुकूमत नहीं करवाई है ना सर। राना सनाउल्लाह प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं, राना सनाउल्लाह तारड़ साहब उसको ओन करें। प्रेस भी राना सनाउल्लाह साहब यहाँ तक बता रहे हैं वो अपने दोस्त के घर में थे, अब 2 दिन से अपने घर में, तो और किसने कराई है? फिर हुकूमत नहीं कराई है ना। नहीं देखें, ये भी तो क्वेश्चन है ना। अगर उन्होंने रेड पिटीशन फाइल की है और पुलिस वाले आगे कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है, हमारे CCTV में बंदा मौजूद ही नहीं है, तो हम जी FIR तो कर देते हैं, लेकिन आगे हमें नहीं पता है कि वो कौन सी एजेंसी उठा गई कहाँ। अब इन सर्कमस्टांसेस के अंदर 164 की एडमिसिबिलिटी क्या रह जाती है कि एक बंदे को आपने 1 महीने से किसी जगह भी रखा हुआ है, किसी एजेंसी के पास भी है, हमें नहीं पता किसने उसको उठाया है, कहाँ पे लेके गए हैं, क्या बार्गेन किया है, क्या नहीं किया, क्या इंड्यूसमेंट दिया है, क्या थ्रेट किया है। उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट आ जाती है, देखें आप एक लीगल पहलू जब आप डिस्कस करते हैं तो आपने ये देखा, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर वो कहीं इलीगल कस्टडी में थे और उसके बाद ये 164 का बयान आया तो इसकी कानूनी हैसियत पे बहुत सारे सवालिया निशान हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, तो आप PMLN के यूर एन एक्टिव मेंबर ऑफ PMLN और अभी आप कोर कमेटी में नहीं है? नहीं, वो कोर कमेटी को छोड़े, मैं आपको लीगल ओपिनियन नहीं वो मैंने सुन लिया है, उसके बाद जाते हैं, लेकिन मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कोई ओहदा है आपके पास PMLN का भी जदून साहब? मेरे पास कोई ओहदा नहीं है, ना ही मुझे कोई ओहदों से गर्ज है। मैं फिर ये चाहता हूँ, मेरी एक सजेशन है, मैं अपने प्रोड्यूसर को ऑन एयर सजेशन दे रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम आपके नाम के साथ साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद लिखने की बजाय PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज लिखें, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आपने कहा ना कि शोएब शाहीन साहब जो है वो पहुंच गए कोर कमेटी में, हम तो अभी तक नहीं पहुंचे। अच्छी बात है ना, वो प्रोड्यूसर कह रहे हैं सर अभी लिख देते हैं। चले शोएब साहब, तो वो अब देखें ना, मैं सर आपकी तरफ आता हूँ वापस। शोएब साहब बड़ी देर से खामोश है, मैं आपकी तरफ वापस आ रहा हूँ। अच्छा, शोएब साहब क्या कहिएगा सारी गुफ्तगू पे? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं आज जदून साहब की बात से मुत्तफिक हूँ। जो उन्होंने कहा है कि जिन हालात में ये 164 की स्टेटमेंट ली गई है, और शुक्र है कि जदून साहब भी कोई आज़ाद हुए, लेकिन मैं एक बताऊं, बात ये है कि आज तो इस्लामाबाद पुलिस को, हाँ नहीं, आपसे हमेशा एहतराम का ताल्लुक है, इस्लामाबाद पुलिस को मुल्जिम मिल गए हैं
इस्लामाबाद पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लिख के दिया है कि जनाब हम कोई किडनैप हो गए हैं, अबडक्शन हो गई है, लेकिन हमारी कस्टडी में नहीं है, हमें नहीं पता कौन उठा के ले गया, किसकी कस्टडी में है, हम तलाश कर रहे हैं और जो ही तलाश होंगे, जो ही मुल्जिम बनेंगे, हम उनके खिलाफ प्रोसीड करेंगे और उनको तलाश करके प्रोड्यूस करेंगे बिफोर द कोर्ट, और अभी तक केस पेंडिंग है। अब तो आपके सामने मुल्जिम आ गए हैं, जो मुल्जिम हैं वो राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ साहब सामने आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वो कह रहे हैं कि वो किसी दोस्त के पास थे। बात यह है कि ये बताएं ना आजम खान साहब आज किधर हैं, आज वो अपने सामना क्यों नहीं कर रहे, और जो स्टेटमेंट राइटिंग में पेश की गई है वो आजम खान की नहीं है, उसमें कहा गया है कि आजम खान साहब ये कह रहे हैं, वो टाइप शुदा है। वो किसके पास आई है, किसने वो टाइप कराई है, कौन उसको प्रिंट करके सामने लाया है, किसने उसको इस्तेमाल कर रहा है, किसके सियासी फायदे में जाती है, किसके जाती फायदे में जाती है, और किसके सियासी मुखालिफ के नुकसान में जाती है, ये सारी चीजें तो कड़ियां मिल चुकी हैं। इसलिए 34 दिन से जो शख्स लापता है, एक बंदा इलीगल कन्फाइनमेंट में है, लॉफुल कस्टडी तो नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक तो इस्लामाबाद पुलिस ने या किसी एजेंसी ने ये नहीं कहा कि उनके खिलाफ FIR है, और FIR के बगैर 164 की स्टेटमेंट इस तरह इन हालात में लेना, या वो मुल्जिम की होगी, या गवाह की होगी, या कंप्लेनेंट की होगी, वो तो तीनों सूरतें नहीं है। और वो आज तक वो स्टेटमेंट सामने नहीं आई, वो स्टेटमेंट जो उससे मंसूब की गई है वो किसी ने लिखी है, जिसके नीचे ना मजिस्ट्रेट के दस्तखत हैं, ना मजिस्ट्रेट का पता है, ना उसकी हैंड राइटिंग है, ना मजिस्ट्रेट ने कुछ सर्टिफिकेट लिखा है कि मेरे सामने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई है, लिहाजा ये विद फुल फ्री माइंड के साथ उस बंदे ने दी है, लिहाजा ये तो मुल्जिम सामने आ गए हैं। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है कि उसके अंदर आजम खान की स्टेटमेंट क्या है और कहाँ है, सवाल ये है कि क्या हमारा मुल्क बेआईन हो चुका है, सवाल ये है कि क्या इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ भी कभी किसी ने उठना है या नहीं उठना। क्या मीडिया पूरा मैं कुछ 4-5 घंटे से मुस्तकिल कई प्रोग्राम में मैं भी हूं और चल रहा है, आजम खान की स्टेटमेंट पे अंडर डिस्कशन है। ये नहीं हो रहा कि पहले उसको तो ट्रेस करके सामने लाया जाए, वो किसकी कस्टडी में था, किसने तशद्दुद किया, या क्या उसके ऊपर ज्यादतियां हुई जिसके बुनियाद बनाकर उससे वो स्टेटमेंट अगर वो स्टेटमेंट है भी तो वो रिकॉर्ड कराई गई। और उसके बाद अगर हमारे मुल्क में वाकई आइन मौजूद है तो सबसे पहले तो उन मुल्जिमों को पकड़ के उनको अंदर किया जाए और उस डेटेन्यू को पेश करके उसको अदालत में फिर उसको पेश किया जाए, हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, इस 164 की तो कोई लीगल हैसियत नहीं है। फिर हम आगे आते हैं कि क्या साइफर का वजूद था, और जो आपने एक फवाद चौधरी वाली बात की, फवाद चौधरी ने जो बात की, उसने कहा उसकी कॉपी जो है थ्रू स्पीकर हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन हमने बनाई थी, मेरा ख्याल है वो भी थ्रू अलवी साहब भेजी गई थी, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, और उसमें वो कॉपी थी, नॉट ओरिजिनल तो हम जी वो जो उनकी स्टेटमेंट है ना, कॉपी उन्होंने कहा, जो असल कापी का मतलब है उसकी कॉपी, नॉट ओरिजिनल। और ये कैबिनेट में पेश हुआ और कैबिनेट ने ये फैसला किया कि इसको डी क्लासिफाई किया जाए, डी कोड किया जाए, क्योंकि कोडेड फॉर्म में तो हम ला ही नहीं सकते क्योंकि वो हमारा सिक्रेसी होती है। उसका तर्जमा कराया जाए कि उसमें अंदर है क्या। और सबसे पहले 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग जो की ज़ेर सदारत हुई और जिसके ऊपर डिमार्श किया गया उनको US एम्बेसडर को, और शदीद एहतजाज किया गया, और वो मिनट्स बने और वो पूरा उसकी DG ISPR ने आकर के भी उसकी स्टेटमेंट दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरे जिसमें सारे वो सीनियर आर्मी लीडरशिप भी वहां मौजूद थी। उसके बाद दूसरी मर्तबा बड़ा उससे ज्यादा अहम बात आती है, ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बना दिया, क्योंकि यहाँ एक फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत पे एक तरह का अटैक था कि जो कहा कि वहाँ की लीडरशिप को हटा दो और ये अदम एतमाद को कामयाब कराओ, वरना पाकिस्तान खतरनाक नताइज भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन सर ये जो आप कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ जाती है। ये जो आप कह रहे हैं कि ये बैरूनी साजिश थी और धमकी थी, ये भी से लोगों को पता लगा ना, चेयरमैन PTI से लोगों को पता लगा, और बाद में उन्होंने इस हवाले से भी ठीक बात है, अपनी जो उनका बयानिया था उसको तब्दील किया। पहले उन्होंने कहा कि वो बैरूनी साजिश अमेरिका की थी,
बाद में उन्होंने कहा कि वो शुरू यहाँ पर हुई थी और यहाँ से एक्सपोर्ट होके उधर गई थी और वहां पे फिर लॉबिंग हुई थी और हुसैन हक्कानी को हायर किया गया था और उसके बाद फिर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था। तो के भी मुख्तलिफ बयानिए रहे हैं इस पूरी नहीं बैरिस्टर साहब, मैं स्टोरी के हवाले से मैं बताऊं, दो बातें बड़ी अहम है। एक है सियासी पहलू, फॉर द टाइम बीइंग आप उसको साइड पे रखो। एक है इसकी लीगल वैल्यू। आप लीगल तरीके से अगर हम आगे चलें तो मुझे सिर्फ एक बात, पहला जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसके अंदर डिमार्श किया गया, ये एडमिटेड फैक्ट है और तमाम लीडरशिप जो हमारी आर्म फोर्सेस से रिलेटेड हैं सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ साहब दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते हैं और दोबारा आपको याद है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, असद मजीद को जो एम्बेसडर थे उस वक्त, अभी भी शायद वही हूं, उनको तलब किया गया था जी। और उनसे पूछा गया कि आप इन कंटेंट्स के बारे में पूरी तफसील के साथ बयान करो और उस स्पेशल मीटिंग के अंदर उसने अपने उन कंटेंट्स को एक्सेप्ट किया, माना और पूरी तफसील बयान की और उसके बाद दोबारा मिनट्स बने और उसके में ही तमाम आर्म फोर्सेस की लीडरशिप वहां मौजूद थी और उसके बाद दोबारा मिनट्स जारी हुए और वो मीडिया पे भी गए और दोबारा DGISPR ने अपनी स्टेटमेंट दी। अच्छा, जब कासिम सूरी की रूलिंग आई उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट में वो जो मिनट्स थे वो उसमें रिप्रोड्यूस किए हैं, उसको डिस्कस किए हैं और वो ये कहा है, अब तो रिपोर्टेड जजमेंट है, ये कहा है कि बिल्कुल मुदाखलत हुई है, इट इज रॉन्ग। लेकिन क्या इस साजिश में हमारे लोकल लीडरशिप ये शामिल थी? क्या ये जिनकी अपोजिशन और जिनकी अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम किया गया, क्या इसके ऊपर कोई कमीशन बना? क्या उसकी कोई फाइंडिंग्स आई? जब तक वो नहीं फाइंडिंग्स आती तो इनके खिलाफ इस तरीके से रूलिंग देना दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लिहाजा आप मुझे एक ब्रेक लेना है, करें, मैं ब्रेक ले लूं, दिन से लेकर आज तक। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं, शहबाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट में साइफर के हवाले से गुफ्तगू करते हुए भी ये कहा था कि वो जो ख़त है उसमें धमकी आमेज़ गुफ्तगू थी। ये उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा था। वो शॉट भी आपको दिखाते हैं और उसके बाद दीगर बातें भी डिस्कस करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियां शहबाज साहब ने पार्लियामेंट में गुफ्तगू करते हुए साइफर के हवाले से क्या कहा था, आपको सुनवाते हैं। हमने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और मैं ये बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पे कर रहा हूँ with fullest responsibility at my command, honorable speaker, सफीर साहब ने कहा कि मैंने जो खत लिखा था, खत में मैंने ये लिखा था कि हमें वो धमकी आमेज गुफ्तगू थी वो। जी जदून साहब, ये शहबाज साहब कह रहे हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने भी कहा कि उसने सफ़ीर ने आकर ये कहा कि धमकियाँ में इस गुफ्तगू थी, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अभी तो उसके कंटेंट्स में जाने की स्टेज नहीं है और पहली स्टेज यही है कि उसके हवाले से इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो। और अगर आपको याद हो तो साबिक वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से और चीफ जस्टिस से ये कहते भी रहे हैं कि होना चाहिए। तो अब जो हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है, इसमें आपने कहा कि आपको कानूनी तौर पे सुकम लगता है और 164 का जो स्टेटमेंट है जो कि अभी तक सामने तो नहीं आया लेकिन मीडिया पे खबर चली है कि जी 164 का स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड करा दिया है। तो इसके लिए ये क्लियर होना ज़रूरी है कि ये किस जगह पे कौन इंक्वायरी कर रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रही है जिसमें 164 का बयान, कानूनी तौर पर ये रिक्वायरमेंट है, आप ये कह रहे हैं। पहले नहीं, कानूनी तौर पे देखें ना, अगर आपने 164 को एविडेंस के अंदर एडमिसिबल करना है तो उसका प्रोसीजर है, पहले उसकी रिकॉर्डिंग के प्रोसीजर है वो 364 में दिए गए हैं। तो उसको अगर 265J सेक्शन जो है वो ट्रायल बिफोर सेशन जज है, उसमें अगर आप पढ़ें या मजिस्ट्रेट के पास, तो उसकी एडमिसिबिलिटी भी है कि अगर आप कोई विटनेस एक्यूज्ड के खिलाफ बयान देता है 164 का तो उसको क्रॉस एग्जामिन करना पड़ेगा, उसको पूछना पड़ेगा, तो उसके बाद उसकी कोई एडमिसिबिलिटी कोर्ट मानेगी कि ये एडमिसिबल है। अब एक बंदा जो एक्यूज्ड है या दोनों एक्यूज्ड हैं, अब अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि आया आजम खान को भी एक्यूज बनाया है, उसको क्यों एक्यूज करके एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट ली है कि आपको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं इस ऑफेंस से, इसलिए आपसे स्टेटमेंट ले हैं, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, या उसको एज ए अप्रूवर बना के कर रहे हैं। अभी तो देखें इसकी मेरे ख्याल में तो अभी इनिशियल इंक्वायरी के लिए अभी इमरान खान को अभी नोटिस दिया उनको जो है कि आप 25 जुलाई को हाजिर हों,
तो उसके बाद पता चलेगा, वो क्वेश्चन देंगे कि जी ये इंक्वायरी होनी है। अगर ये मेरे ख्याल में बहुत प्री मेच्योर था, और इसमें जो देखे ना सर्कमस्टांसेस, क्योंकि मैं इन्होंने जिस तरह भी शोएब शाहीन साहब, आप ये कह रहे हैं कि खबर का आना प्री मेच्योर था, खबर जरा प्री मेच्योर आ गई। नहीं, स्टेटमेंट देखे ना, एक बंदा अपनी फ्री विल से जब तक 164 की रिकॉर्ड रख रहा है, उसको भी मजिस्ट्रेट 10 दफा पूछता है, आप बाहर जाओ, पुलिस की कस्टडी में नहीं हो, अब चाय पियो, पानी पियो, फिर दोबारा आओ, फिर उससे पूछता है कि हाँ भाई आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अपनी फ्री कॉन्सेप्ट से दे रहे हैं, कोई प्रेशर तो नहीं है। फिर उसको ये बताया कि ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट भी यूज हो सकती है। इतनी किस्म की देखे ना उसके एक बंदा पर, फिर उसके नीचे स्टेटमेंट के आखिर में एक फुट नोट लिखते हैं कि हमने फलानी ज़बान में इसको समझाया है, इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डाली हैं, वो उसने सुन के खुद ठीक तस्लीम की है, फिर वो के साइन करेगा, तो तब जाके उसकी एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं। आप ये कह रहे हैं, मैं आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपके पास अगर स्टेटमेंट हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं, किसी के पास भी नहीं, बिल्कुल सही है। मुझे अभी तक ये भी नहीं पता चला कि कौन से मजिस्ट्रेट के पास पेश हुआ है और कौन सा मजिस्ट्रेट ट्रायल करेगा, कि मतलब किस मजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड में और किन सर्कमस्टांसेस में। चले, मुझे मोहम्मद मालिक साहब ने ज्वाइन किया है, अगर आप इजाजत से जरा सवाल पूछ लूं, उसके बाद आपकी तरफ वापस आता हूँ। मालिक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जदून साहब कह रहे हैं कि जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं 164 की, वो पूरी करना बड़ा ज़रूरी होता है, और अभी तक हमें यही नहीं पता चला कि किस मैजिस्ट्रेट के पास है और वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई हैं नहीं हुई हैं, और वो बयान क्या है असल शक्ल में नहीं है हमारे पास। लेकिन मीडिया पे तो आज सुबह से खबर चल रही है और बड़े भरपूर तरीके से चल रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, ये पहली जो कहते हैं ना ऑफिशियल लीक है कि इस पे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी प्रेशर कर दिया, और उन्होंने कहा कि उन्होंने 164 का वर्ड यूज किया कि वो 164 का बयान है। हमारा तो ख्याल था कि शायद ये कोई बयान वैसे दिया उन्होंने जैसे बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अगर वही बात है कि 164 का है तो वो समझ नहीं आ रही, क्योंकि अभी मुकदमा तो कोई दर्ज नहीं हुआ हुआ ऑफेंसिव भी। चले, वो होगा भी तो सामने आ जाएगा। लेकिन असल चीज ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी है, एक स्मोकिंग गन तो है ना, और आजम खान का हटना, आपको पता है कि आजम खान वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल जब जहांगीर तरीन फारिग किए गए, विश्विंग का बहुत बड़ा रोल था। ही वॉज ऑलमोस्ट ऑल पावरफुल पर्सन। और जब आप वो ऑडियोज भी सुने तो बेसिकली आजम खान तरीका बता रहे थे खान साहब को कि क्या करना है, मैं मिनट्स कैसे कर लूंगा, मैंने ही मिनट्स बनाने हैं, सारी चीजें थी, वो बड़ी एक्टिवली इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक इट कैन बी वेरी डैमेजिंग। और लेकिन टाइमिंग इसकी मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल से ऑर्डर वेकेट होता है हाई कोर्ट से, और FIA की इंक्वायरी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ पे मिलिट्री के कोर्ट की ट्रायल की चीजें चल रही हैं। तो वेरी कन्वीनियंटली आज जो निकलती है ये स्टेटमेंट, आई थिंक ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। उनका ख्याल है कि शायद इसका इम्पैक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और आपको नजर आ रहा है कि सितंबर से पहले पहले अब चीजें काफी तैयार की जा रही हैं, तो सितंबर 16 ऑनवर्ड्स एक फास्ट ट्रैक पे चीजें जाती नजर आ रही हैं। सो अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है अभी इसमें बहुत लकूना हो, लेकिन मेरा ख्याल है पॉलिटिकल इसका काफी इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप भी ये कह रहे हैं कि अभी जैसे कि उन्होंने कहा कि फॉर्मेलिटीज़ उनके सामने तो अभी नहीं आया कि फॉर्मेलिटीज़, और फिर किसी ने स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं है, बट मीडिया पे तो सुबह से यही रिपोर्ट हो रहा है कि 164 का बयान आ गया आजम खान का, और उसमें वो तो गवर्नमेंट का वर्जन है ना, वो तो गवर्नमेंट का वर्जन है, इसलिए बिकॉज जब आप वो जो आपके पास ही 2 पेजेस आए होंगे वो थर्ड पर्सन में लिखे हुए हैं। आई केयर टोल्ड सच थिंग टू MNA के सेज दिस एंड दैट, वो तो एक समरी बनी हुई है, आपको नजर आता है कि एक समरी बनी हुई है डॉक्यूमेंट की। तो लग ये रहा कि जैसे 164 के ऊपर से एक नोट बना हुआ है, और उसमें एक ये भी लिखा जाता है यू मे यूज द ऑडियो टेप हेयर। तो वो तो पूरी एक समरी को एग्जेक्टिव समरी किसी के लिए बनी हुई है, और वही चल रही है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है कि जो ये चीजें उस तरह तो पहले वो बहस भी चल रही थी कि जी ऑडियो टेप्स एडमिसिबल है कि नहीं है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि जी ये 3-4 कंडीशन मीट करेंगी तो एडमिसिबल होंगी वरना नहीं होंगी। लेकिन असल चीज ये है कि एक बड़ा क्रिटिकल जो है बोरा आप समझ लें, जो की टीम ने, आपको पता है कि इनके ऊपर से जब जनरल बाजवा के डिफरेंसेस हुए खान साहब से, तो 3 अपॉइंटमेंट्स के ऊपर उन्होंने चेंजेस मांगी थी। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब, एक चीफ मिनिस्टर KP, और तीसरा आजम खान। तो ये कोई छोटी
बात नहीं है उनका टर्न ओवर होना। और अभी ये चल रहा है कि जी वो 2-3 घंटे पहले घर भी पहुंच गए हैं, तो लोग प्रेशर के बाद पहुंचते हैं तो आखिर कुछ तो करके आए हैं ना, कुछ तो बयान लिख के आए हैं, जिसके बाद घर आ गए हैं 20 दिन के बाद। तो ये इतना नॉन इवेंट नहीं है, आज शायद इतना बड़ा इवेंट ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस इवेंट बन सकता है। और आपको लगता है कि जो केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़, मज़ीद इस एक केस की वजह से वो मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, या फिर जो बात हो रही है कि अभी वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं हैं, गुमशुदगी के हवाले से जो एलिगेशन राना सनाउल्लाह ने या तो ताड़र ने लगाया, उसमें फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है कि साइफर की कॉपी तो सुप्रीम कोर्ट को वाइस स्पीकर नेशनल असेंबली भिजवा दी गई है। राना सनाउल्लाह का पुराना एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि ओरिजिनल तो फॉरेन ऑफिस के पास है, वज़ीर आज़म के पास कॉपी आई थी। तो आपको लगता है कि कुछ नहीं बनेगा इस केस का, या फिर के लिए हालात और मुश्किल हो सकते हैं? आप अगर ओथ देखें ना, प्राइम मिनिस्टर का ओथ, तो उसमें दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो यह है कि मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, इंफॉर्मेशन या सब कुछ। दूसरा, कोई चीज़ मैं शेयर नहीं करूंगा। एक तो इन पे वायलेशन ऑफ ओथ की सीन चलेगा। ये अब तैयारी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की है, और ये मैं एनालिसिस नहीं दे रहा, ये मैं आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ वैसे, कि अभी गो स्लो चल रहा है। अभी बड़े लोग कह रहे हैं देखें इतने दिन हो गए, 9 मई के फैसले नहीं हुए, पे 9 केस हो गए सिर्फ लाहौर में, तो उस पर कोई ट्रायल नहीं चल रहा। ये 16 सितंबर तक गो स्लो है। इट्स अ डिलिबरेट पॉलिसी, बिकॉज गवर्नमेंट का और इंस्टीट्यूशन का ख्याल ये है कि यदि कोई भी चीज़ मूव करें तो जो बंदियाल लेड सुप्रीम कोर्ट है उनकी बहुत जल्दी रिलीफ देती है। 2 घंटे में डायरी नंबर लग जाता है, अगले दिन पेशी बन जाती है, 3 नंबर बेंच बन जाता है और रिलीफ मिल जाती है। उनको ये उम्मीद नहीं है कि कोई फायदा आके कोई इनकी गेमें करेंगे। उनको सिर्फ ये है कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिल रही है ये 16 के बाद बंद हो जाएंगी। तो आज सी डिलिबरेट एक गो स्लो है 16 तक। ये केसेस अब लेकिन 16 तक ये हुकूमत भी तो नहीं होगी, तब तक तो इंटरिम गवर्नमेंट मैटर एस्टैब्लिशमेंट तो होगी। और जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो आपने मैंने नहीं बनानी, वो इसी हुकूमत में इन्हीं लोगों ने बनानी। तो डायरेक्टली हो ना हो, लेकिन उन्हीं के लोग होंगे। दूसरा, सुनने में तो केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब में भी इनकी नहीं है, लेकिन है ना। तो वो तो ओनली अ फ्यू फेसेस विल चेंज, लेकिन इन एसेंस तो नहीं होगा। बल्कि एक फायदा हो जाएगा कि अभी तो फिर ये कोई काम करते हैं तो बिल्कुल नेकेड विक्टिमाइजेशन दूसरा क्लेम कर सकता है। अगर सो कॉल्ड न्यूट्रल केयर टेकर्स हों और वो वही करें तो वो उस पर ज़रा क्रिटिसिज्म कम होगा। चलें, मुझे एक ब्रेक लेना है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवालनामा। मेरे पास 4 मिनट है तो मैं चाहता हूँ 2-2 मिनट तज्जिया ले लूँ दोनों मेहमानों से। शेब साहब, ये जो अभी मालिक साहब तज्जिया कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 16 सितंबर तक पॉलिसी गो स्लो है, ये ज़रा अजीब नहीं लगता आपको? मिसाल के तौर पे ये हुकूमत जो है ये कैसे इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर सकती है कि अगले जो चीफ जस्टिस आएंगे उनके जो फैसले होंगे वो इस तरह के होंगे? मतलब कि चीफ जस्टिस एंड ही हैज़ टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ। और फाइज ईसा साहब का जो रिकॉर्ड है, उन्होंने माजी में बड़े तगड़े फैसले भी दिए हमें। मेरा ख्याल है कि ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पीडीएम की जमातें हैं काजी फाइजा साहब से। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या गैर आइनी इकदामात को कहेंगे कि तुम जो लोगों के घरों में छापे मार रहे हो वो दुरुस्त है, क्या चादर चार दीवारी की पामाली कर रहे हो वो दुरुस्त है, क्या गैर कानूनी मुकदमात को वो कहेंगे कि बिल्कुल आप ठीक काम कर रहे हो। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत ज़्यादा जो हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि वो हर गैर आइनी और गैर कानूनी इनके काम को वो स्टैम्प करते चले जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल। और वैसे भी उसूली तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये ऑलरेडी फैसला कर चुकी है कि जो के मुकदमात हैं उस पे काजी फाइजा साहब वो केसेस नहीं सुनेंगे। और जिसका रेफरेंस उन्होंने ख़ुद अपने इस इख्तलाफी नोट में दिया जब ये मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ ये फैसला यानी केस बेंच बना, तो उन्होंने उसका ख़ुद रेफरेंस दे दिया। मेरा ख्याल है कि वो अपने आप को कभी भी अपनी शोहरत को, अपनी क्रेडिबिलिटी को वो दागदार नहीं करेंगे इन लोगों के कहने पे। और इस बात में कोई शुबा नहीं है कि इस वक्त हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इन पीडीएम की जमातों ने जो पिछले 15 महीनों में जो खिलवाड़ किया है इस मुल्क के साथ,
जिस तरह आइन के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल किए हैं, जिस तरह इदारे बांदी बन के खड़े हो गए हैं गवर्नमेंट के सामने, और वो खा वो पुलिस हो, खा वो FIA हो या कोई भी इदारा हो, जिस तरह उन्होंने मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, या जो जिस तरह केयर टेकर सेटअप बैठा हुआ है वो शाह से ज़्यादा शाह का वफादार बन के जो जुल्म ज़्यादती कर रहा है, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। आज अगर हम ये कहें कि कैमोफ्लॉज कर लेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं दिखाएंगे, हम बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया से नाम निकाल देंगे का, उसकी तस्वीरें नहीं दिखाएंगे, उसका नाम नहीं दिखाएंगे। आज सोशल मीडिया है, लोगों के पास कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो नहीं पहुंच जाती, विद इन नो टाइम आपकी इन्फॉर्मेशन वहां पहुंच जाती है। तो मेरा ख्याल है कि अब इंसाफ के ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। सेम क्वेश्चन टू यू जहांगीर जदून साहब। नहीं, आप देखें, ये तो एक्सपेक्टेशन नहीं है किसी की काजी फाइसा साहब जो है कोई उनका फेवरेबल डिसीजन करेंगे। वो मालिक साहब के कहने का मकसद ये था कि जो इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस फिक्सेशन होती है, जिस स्पीड के साथ काम होता है, वो शायद ना हो, क्योंकि अगर आपने बैलेंस करना है तो फिर आम बंदे का केस जो है, आप अगर एक पोलिटिकल पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, फिर सबको बराबर करना चाहिए। मगर अगर आप PTI का केस या चेयरमैन PTI केस अगर 1 घंटे में लगता है तो फिर PTM का केस भी 1 घंटे में लगे। तो वो उनका मकसद ये था कि हो सकता है कि बंदयाल साहब के पास जाने के पास, क्योंकि ज़ाहरी तौर पे कुछ चेंजेस आएंगी, और वो जो काजी साहब है वो कहते हैं जी मैं जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट बना हुआ है शायद उसका वो क्या करते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे रहे हैं कुछ जिसके वो हकदार नहीं है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, देखें, रिलीफ एक अलग चीज़ है और एक केस की एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्सेशन एक अलग चीज़ है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पिटिशनें बहुत जल्दी फिक्स होती हैं, उन पर डिसीजन भी जल्दी आते हैं, और जो ये कोर्ट तक होता है ना। कोई जज देखें ना, हम ऐसे केस भी देखें, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी बस कल का दिन है, कल ख़त्म करें केस, और बाद ऐसे केस भी होते हैं एक दफ़ा केस लगा फिर उसका 6-6 महीने साल नंबर ही नहीं आता। ये तो शेखशन से एडमिट करें कि ऐसे ऐसे केसेस हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें पेंडेंसी कैसी है, कैसी है। ये ओवरऑल हम जनरल बात कर रहे हैं, हम किसी की उसकी फेवर की या डिसफेवर की बात नहीं कर रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो मसाइल केस लगने के बहुत ज़्यादा हैं, और हम वकील डेली ये मसाइल फेस करते हैं कि हमारे केस जो है बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया आप देखने के लिए। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।